मेरी तेरी तेरे दोस्त की सभी की बॉडी के अंदर कैसे होने वाला है। वो बोला गया था उस पेड़ के नीचे मत सोना, उस पेड़ के नीचे लोग मर जाते हैं। अब पेड़ के नीचे लोग क्यों मर जाते हैं? यानी भैया जो गाड़ियों में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो ऑक्सीजन दीदी बोल देती है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू यहाँ से चला जा। आपकी ट्रेन बढ़िया एक स्टेशन से चल रही है, आप बोल रहे हैं बीच में ये स्टेशन आ रहा है, फिर बीच में वो स्टेशन आ रहा है। अगर हमारी बॉडी को पूरा दिन काम करना है, पूरे दिन नाचना है, पूरे दिन गाना है, पूरे दिन सोना है, पूरे दिन टीवी देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है 3 पायरुवेट आ जाओ, 3 पायरुवेट जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हमारी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया है जिसे अगर हमने याद नहीं रखा तो नंबर कटवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या आप भी सांस लेने को और रेस्पिरेशन को सेम समझते हो? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स कटवाने की तैयारी कर चुके हो। अगर मैं बोल रहा हूं आप बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स कटवाने की तैयारी कर चुके हो तो मैं यहां पर क्यों हूं? क्या ये बताने के लिए? नहीं, मैं आपके मार्क्स नहीं कटवाने दूंगा। आपके अमन भैया आ गए हैं तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जो ब्रीदिंग है वो क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। जैसे मोबाइल के अंदर हम जब चार्जर लगा देते हैं वो हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर देता है, वैसे ही जो रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी के अंदर जो खाना हमने खाया था उससे क्या कर देती है? एनर्जी बना देती है। यानी भैया जो गाड़ियों में हम पेट्रोल डलवाते हैं क्या उसी तरीके से? बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो खाना गया भैया उस खाने से अब हम क्या बनाने वाले हैं? एटीपी बनाने वाले, मतलब हमारी गाड़ी का पेट्रोल बनाने वाले हैं। तो हमारी जो गाड़ी है इसका पेट्रोल कैसे बनेगा इसको हम रेस्पिरेशन के अंदर समझने वाले हैं। यह है लाइव प्रोसेस का पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन को टैकल करने वाले हैं और रेस्पिरेशन को समझाने वाले हैं कि तुम हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटवा सकते। तो हमेशा की तरह बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। ये 20-25 मिनट्स का वीडियो रहेगा जिसमें रेस्पिरेशन को हम कंप्लीट उड़ा देंगे। चलिए आ जाते हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन है क्या और रेस्पिरेशन होता कैसे है तो क्लियर कट बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। भैया कैटाबॉलिक का मतलब क्या है? कि रेस्पिरेशन का इतना आसान मतलब नहीं रहता कि हमने सांस ले ली और सांस छोड़ दी। भैया सांस लेना और सांस छोड़ना केवल और केवल क्या होती है? ब्रीदिंग होती है। यानी अगर हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो वो तो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बट जब रेस्पिरेशन की बात आती है तो ये कंप्लीट प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमारे फूड से क्या बना के देता है? एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ये हमारी बॉडी का क्या है? पेट्रोल है। ये हमारी बॉडी का क्या है? पेट्रोल है। अगर हमारी बॉडी को पूरा दिन काम करना है, पूरे दिन नाचना है, पूरे दिन गाना है, पूरे दिन सोना है, पूरे दिन टीवी देखना है तो उसके लिए जो एनर्जी बनने वाली है वो कहां से बनने वाली है? वो रेस्पिरेशन से बनने वाली है। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे सेल रहते हैं ये क्या करते हैं? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और ब्रेक डाउन करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एटीपी प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलोगे भैया खाना तो आपने न्यूट्रिशन में ब्रेक डाउन करवा दिया था, तो बेटा वो ब्रेक डाउन हुआ था अमीनो एसिड में, ग्लूकोज में और फैटी एसिड में, बट हमारी बॉडी काम करती है किससे? एटीपी से। तो जो एटीपी बनाने का प्रोसेस रहता है वो कौन सा रहता है? रेस्पिरेशन। मतलब जो न्यूट्रिशन वाले भैया थे ये उनकी छोटी बहन है जो कि क्या करती है? उनकी हेल्प करती है ताकि वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बना पाए। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फूड गया वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो जो कार्बोहाइड्रेट है जब इसे ऑक्सीजन का साथ मिल जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या बना लेते हैं? एटीपी बना लेते हैं। ये एटीपी हमारे लिए पेट्रोल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं चले जाओ, हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, हमारे यहां से बाहर निकल जाओ। तो वो दोनों क्या करते हैं? हमारे नाक के थ्रू वापस से बाहर आ जाते हैं। अगर बात की जाए द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, आपकी बॉडी को कोई भी काम करना है तो उसके लिए जो भी एटीपी का क्रिएशन रहता है वो कौन करता है? उसे क्रिएट करता है रेस्पिरेशन। तो क्या समझा हमने कि जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल सांस लेना नहीं है, बल्कि रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमारे खाने से हमें हमारी पेट्रोल बना के देता है और हमारे पेट्रोल का नाम क्या है? एटीपी नाम है। मतलब एटीपी का जो क्रिएशन है ये हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक कारण से हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं, बट सांस अंदर जाने के बाद उस ऑक्सीजन के हेल्प से हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना, यानी ये कौन सी वाली एक्टिविटी है? रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन, यानी जो हमारा रेस्पिरेशन ये दो भागों में होता है। पहला वाला भाग अगर हम बात करें, जो पहला वाला हमारा पार्ट रहता है वो कौन सा वाला होता है, एक्सटर्नल वाला। कौन सा, एक्सटर्नल। और दूसरा जो रहता है वो कौन सा रहता है, इंटरनल। एक्सटर्नल वाले में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, फिर हमारे जो सेल रहते हैं वो ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके हमें एटीपी बना के देते हैं। वो कहां देते हैं, बॉडी के अंदर देते हैं। जिस वजह से ये प्रोसेस कैसा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब बात आती है कि जो आप ये प्रोसेस करवा रहे हो क्या ये एक ही टाइप का होता है, बिल्कुल नहीं। याद करो न्यूट्रिशन में भी हमने पढ़ा कि वो भी दो टाइप का होता है। वैसे रेस्पिरेशन भी कहता है मैं क्यों अकेला रहूं, मैं भी किसी और का साथ लूंगा। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। अगर आप बात करें, एक होता है एरोबिक और एक कौन सा होता है, एनएरोबिक। सिंपल लैंग्वेज में समझे, एरोबिक रेस्पिरेशन वो जिसमें ऑक्सीजन दी दी आ जाती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो जिसमें ऑक्सीजन दीदी बोल देती है मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू यहां से चला जा। यानी एरोबिक वालों के पास क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है, और एनएरोबिक वालों के पास ऑक्सीजन नहीं रहती है। अगर हम बात करें हमारे प्लांट, और अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बट जब बैक्टीरिया की बात आती है, ईस्ट की बात आती है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन से बिल्कुल नाता नहीं रखते। वो ऑक्सीजन को बाय कर चुके हैं और अपनी लाइफ से बाहर निकाल चुके हैं। तो रेस्पिरेशन दो टाइप का है। पहला वाला कौन सा आता है, एरोबिक, और दूसरा आता है एनएरोबिक। एरोबिक वो जिसमें ऑक्सीजन दीदी है, और एनएरोबिक वो जिसमें ऑक्सीजन दीदी ने बाय कर दिया है, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। जितने भी बड़े, या हम बात करें लार्जर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारे के सारे एरोबिक करते हैं। बट जिनकी बॉडी में कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या हम बात करें नहीं पड़ती, कम एनर्जी में भी वो खुश है, तो वो कौन से वाले रहते हैं, वो एनएरोबिक वाले रहते हैं। तो रेस्पिरेशन में हमें सिंपल इतना सा याद रखना है। अब हमारी बुक में फ्लो चार्ट दिया है, जिसे अगर हमने याद नहीं रखा तो नंबर कटवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें, सिंपल सा ये चार्ट है, अगर तुमने समझ लिया तो ये एरोबिक और एनएरोबिक को डिस्क्राइब करता है कि एरोबिक वालों एरोबिक वालों के साथ क्या होता है, एनएरोबिक वालों के साथ क्या होता है। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो सिंपल रहने वाली है। यहां पर अगर हम बात करें, जो एरोबिक में और एनएरोबिक में सेम होती है, ये क्या होती है, सेम होती है। भैया सेम क्यों हो रही है, अलग अलग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बेटा ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाई साहब है, उनके पास नहीं जाती। अब भैया माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाएगी तो क्या करेगी, तो ध्यान से समझो। अगर हम बात करें, जो हमने ग्लूकोज क्या करा था, हमारी बॉडी ने बनाया था, वो ग्लूकोज जब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। बट जो कार्बोहाइड्रेट था यहां पर लिख देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट था वो उसे कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पायरुवेट में, और साथ में थोड़ी सी एनर्जी हमें बनाकर दे देता है। तो क्या देखा हमने कि अगर जो कौन है, ग्लूकोज है, अगर वो कहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ब्रेक होने के बाद पायरुवेट बना रहा है और एनर्जी बना रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है इसे, ग्लाइकोलाइसिस। यानी यहां पर जो प्रोसेस हुआ ये तो ग्लाइकोलाइसिस है। बट अगर हम बात करें ये प्रोसेस होता क्यों है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली 6 कार्बन से तो नहीं मिलना चाहता, 6 कार्बन एक साथ आएंगे तो मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तो साइटोप्लाज्म बोलता है कि चलो आओ, 6 कार्बन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ब्रेक कर देता हूं, और क्या कर देता हूं, पायरुवेट बना देता हूं। तो जो ग्लूकोज क्या करता है, आपके साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है और 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां से शुरू होता है एरोबिक और एनएरोबिक का खेल। अगर हम बात करें कौन सा वाला, एरोबिक वाला, कौन सा वाला, अगर हम बात करें एरोबिक वाला जो केस होता है वो कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी जो पायरुवेट रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है 3 पायरुवेट आ जाओ, 3 पायरुवेट जल्दी आ जाओ। 3 पायरुवेट को उठाता, चाटी मारता और ब्रेक करके क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। साथ में जो क्या रहते हैं, अनवांटेड मटेरियल रहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आते हैं, उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये सिंपल एरोबिक है।
बट जो एनएरोबिक होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो पूरी ऑक्सीजन गायब रहे या लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे, मतलब ऑक्सीजन की कमी। भैया ये ऑक्सीजन की कमी कब होती है? हमारी मसल में होती है। बढ़िया हम सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक से हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प आ गया, हमसे चलते नहीं बन रहा, झिंझिनाहट आ गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन जगहों पर ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत देर से दौड़ रहे होते हैं या बहुत ज्यादा कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारे उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है वहां पर उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बनती। एनर्जी कितनी बन पाती है? 2 एटीपी की बन पाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ था, क्या रिलीज हो जाता है? लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। बट इसकी जगह पर आपने ऑक्सीजन को पूरे ही हटा दिया। अब बैक्टीरिया के अंदर चले जाओ, ईस्ट के अंदर चले जाओ। बैक्टीरिया और ईस्ट कहते हैं भैया हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, हम तो क्या करेंगे, बढ़िया एक जगह पर फ्री होके रहेंगे, हम तो बढ़िया चिल करके एक जगह पे पड़े हुए हैं, चिल कर रहे हैं, आराम से यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो जो पर्टिकुलर ईस्ट और बैक्टीरिया रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड जैसी चीजें ही नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल बना के खुश रहता है, साथ में 2 एटीपी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी बहुत क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। यानी ग्लूकोज से पायरुवेट कहां पर बनता है? साइटोप्लाज्म में। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बन जाती है। ये एरोबिक वाला है। बट एनएरोबिक की अगर हम बात करें, जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो ईस्ट और बैक्टीरिया में रहता है, वहां पर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनर्जी बनती है, बट 2 एटीपी की बनती है। फिर अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जगह लैक ऑफ ऑक्सीजन कर दो, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। इस चार्ट से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो हमने इस चार्ट को अब ऐसे समझ लिया है कि ये क्यों ना आ जाए, हम इसके पूरे क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। चलो समझ लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये प्लांट के अंदर कैसे होता है, एनिमल के अंदर कैसे होता है, और उसके बाद मेरी तेरे दोस्त की सभी की बॉडी के अंदर कैसे होने वाला है, बिल्कुल उसको समझ लेते हैं। तो जो हमारे प्यारे प्यारे प्लांट है, ये किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, इसको समझो। जो प्लांट रहते हैं वो डे टाइम में, और अगर हम बात करें नाइट टाइम में जो रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। भैया थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्यों रहता है, उसको हम यहां पर समझते हैं। देखो दिन के समय पर, कब? दिन के समय पर अगर हम बात करें, लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ याद करो प्लांट कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन के समय प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसे वापस से फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो बाहर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? CO2 एब्जॉर्ब करेगा। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो वहां पर क्या रिलीज करता है? O2 रिलीज करता है, और इसी O2 को वापस से क्या कर लेता है? रीएब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है, ताकि वहां पर वो अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके। और क्या रिलीज कर देता है? यहां से रिलीज कर देता है CO2। मतलब वो ना तो हमारे से ऑक्सीजन को छुड़ाता है, ना तो वो हमें ऑक्सीजन देता है। यानी दिन के समय में प्लांट चिल रहता है, वो किसी से ऑक्सीजन नहीं मांगता, वो अपने लिए ऑक्सीजन खुद बना लेता है। बट जब रात का समय आता है, तो रात के समय याद करो, तुमको बोला गया था उस पेड़ के नीचे मत सोना, उस पेड़ के नीचे लोग मर जाते हैं। अब पेड़ के नीचे लोग क्यों मर जाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें रात के समय जो प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं? केवल और केवल रेस्पिरेशन करते हैं। और जब केवल और केवल रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं O2। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? O2। और क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट के नीचे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो जो बेचारा व्यक्ति सो रहा था उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कई केसेस में बेचारा जो व्यक्ति रहता है वो भगवान के घर चला जाता है, भगवान के निकट चला जाता है। यानी वहां पर सिंपल साइंस है, वो समझते नहीं है कि रात के समय हमें प्लांट के नीचे नहीं सोना है, क्योंकि प्लांट सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो रात के समय उस जगहों पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाता है। बट दिन के समय प्लांट ने क्या करा? जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की थी उसको वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर लेता है। तो प्लांट के बारे में तो हमने देख लिया,
बट प्लांट के अलावा अगर हम बात करें जो हमारे एनिमल्स रहते हैं, एनिमल में आपकी फिशेज आ जाती है, या हम बात करें जो जमीन पे रहते हैं वो आ जाते हैं। ये जो फ्रॉग रहता है बेचारा पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो वो अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है उसको भी चलो यहाँ पर देखते हैं कि ये अपना रेस्पिरेशन कैसे करेगा। अगर हम देखें जो फिश रहती है, बढ़िया मछलियां तैर रही होती है, ये क्या करती है अपने माउथ से वाटर को इनटेक करती है। वो वाटर कौन सा वाला रहता है? वो वाटर रहता है O2 रिच। कौन सा रहता है? O2 रिच। O2 रिच वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको पास करती है कहां तक? गिल्स तक। गिल्स के अंदर जाकर O2 एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। याद रखेंगे फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है गिल्स के थ्रू। फिर अगर हम बात करें जो अर्थवॉर्म रहते हैं वो अपनी पूरी स्किन के थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यानी भैया क्लियर कट बता दिया गया कि अर्थवॉर्म क्या करेगा? अपने सर से, अपने पैर से, अपनी पूरी बॉडी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल करेगा, पूरा रेस्पिरेशन करेगा। और फिर अगर हम बात करें जो अमीबा रहता है, जैसे उसने खाना खाया, तो याद करो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वो क्या करता है? अपनी बॉडी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। इन तीनों एनिमल्स के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। जो फिशेज रहती हैं गिल से करती हैं, फिर अगर हम बात करें अर्थवॉर्म कहां से करते हैं? स्किन से करते हैं। और जो अमीबा रहता है या यूनिसेलुलर रहता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अब भैया सबका तो पढ़ा दिया आपने, प्लांट का बता दिया, इन एनिमल का बता दिया, भैया हमारा क्या? हमारा कब आएगा? तो चलो बगैर किसी देरी के अब हमारा देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन आई है उसका हम क्या करते हैं। स्टार्टिंग में हम समझ क्या है कि ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जाने वाली और रेस्पिरेशन करने वाली है, बट ये कहां से आएगी, कहां जाएगी, कब नहीं आएगी, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम को समझना पड़ेगा, जिसको हम सिंपल 3 स्टेप में क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लो मैं बढ़िया यहां पर खड़ा हुआ, चिल करके खड़ा हुआ हूं। अब मेरी जो नाक रहती है, ये पर्टिकुलर जो पैसेज रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नासल पैसेज। नासल पैसेज क्या करता है? हमने सांस को इनटेक किया, अब ये सांस कहां जाती है? नेसल पैसेज के अंदर गई। अब नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है? नेसल पैसेज के अंदर रहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या रहते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या रहता है? अब हमारे आसपास जो एयर है वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो वो क्या करेगी? कभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी भेज सकती है, कभी नाइट्रोजन को भी भेज सकती है, कभी दूसरी गैसेस को भी भेज सकती है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमने जो गैस को एब्जॉर्ब किया है उसे क्या करती है? फिल्टर करती है और केवल हमारी बॉडी के अंदर क्या जाने देती है? O2 जाने देती है। अब नासल पैसेज कहां पे ओपन होता है? हमारे माउथ में। आपने देखा होगा हमारे माउथ में पीछे वाले साइड पे छोटे पोर्स रहते हैं, इन पोर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन अंदर आती है। इस जगह तक आते आते वो वेट हो जाती है। वेट क्यों हो जाती है? ताकि वो आसानी से जो हमारा गैस वाला पाइप रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसके थ्रू क्या कर पाए? पास कर पाए। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जो पर्टिकुलर आपका क्या था? ऑक्सीजन था, वो कहां पहुंच गया? अब हमारे माउथ के अंदर पहुंच गया। अब हमारे माउथ के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारा वॉइस बॉक्स रहता है, देखो डन 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 करके आवाज आ रही है, इसके जस्ट ऊपर क्या रहता है? फेरिंग्स रहता है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या रहता है? लेरिंग्स रहता है। इन दोनों का काम कुछ नहीं है, बट ये रास्ते में पड़ते हैं तो इनका नाम हमें याद रखना। जैसे आपकी ट्रेन बढ़िया एक स्टेशन से चल रही है, आप बोल रहे हो बीच में ये स्टेशन आ रहा है, फिर बीच में वो स्टेशन आ रहा है, तो फेरिंग्स और लेरिंग्स नाम के 2 स्टेशन आते हैं जहां से हमारी जो एयर रहती है वो हमारी बॉडी के अंदर पास कर जाती है। अब जब ये बॉडी के अंदर गई तो ये कहां पे आती है? ये आती है हमारे एयर पाइप में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, ट्रैकिया बोलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया रहता है, ट्रैकिया क्या रहता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कवर रहता है। किससे कवर रहता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। और जैसे देखो ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका एयर पाइप है, इसके साइड में इनकम्प्लीट, अगर आप ध्यान दें मैंने इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इस तरीके के इनकम्प्लीट रिंग्स रहते हैं। ये इनकम्प्लीट रिंग्स क्या करते हैं? एयर पाइप को कभी कोलैप्स नहीं होने देते। जैसे आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं खेतों में पानी डलता है, वो पाइप के अंदर जब पानी रहता है तब तो वो फूला हुआ रहता है, बट जब पानी कुछ समय के लिए हट जाता है तो वो चिपक जाता है। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमारे एयर पाइप को चिपकने नहीं देते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते हैं, उसे हमेशा
ओपन करके रखते हैं ताकि एयर कुछ समय ना भी आए तब तक भी वो क्या रहे, खुला हुआ रहे। तो हमने देखा जो एयर है जो हमने एब्जॉर्ब की थी वो कहाँ आ चुकी है, ट्रैकिया में आ चुकी है। अब ट्रैकिया बढ़िया चल रहा था चल रहा था चल रहा था, बट अब उसने देखा एक तरफ लेफ्ट लंग है एक तरफ राइट लंग है, अब वो किस रास्ते जाए, सिर्फ राइट लंग में जाए या सिर्फ लेफ्ट लंग में जाए, ऐसा नहीं। जो एयर रहती है वो क्या करती है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है पार्शली, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वो राइट वाले में चली जाती है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में वो लेफ्ट वाले में चली जाती है। और जब ट्रैकिया अपने आप को डिवाइड कर लेता है, जब ट्रैकिया अपने आप को डिवाइड कर लेता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है ब्रोंचोई। क्या बना देता है, ब्रोंचोई। यानी इस वाले लंग में भी ब्रोंचोई, इस वाले लंग में भी ब्रोंचोई। भैया इन ब्रोंचोई का काम क्या है, इन ब्रोंचोई का काम रहता है कि पूरे लंग में अपने आप को स्प्रेड करना है। अब ये तो मेन पाइप आया, जब ये अपने आप को फर्दर डिवाइड करता जाता है, देखो यहां पर इसने अपने आप को फर्दर डिवाइड कर लिया ताकि वो अपने पूरे लंग को कवर कर सके। तो इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल। तो जो ऑक्सीजन है वो कहां चली गई, ब्रोंचियोल के पास। अब इन ब्रोंचियोल के एंड पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, ये ब्रोंचियोल है, यहां पर बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। यहां पर क्या रहते हैं, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। इन पर्टिकुलर बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये सराउंडेड रहते हैं ब्लड वेसल से। अब भैया ब्लड वेसल से क्या होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमने एब्जॉर्ब की है, ब्लड वेसल्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं, और ब्लड वेसल ने जो हमारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आए थे, उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब क्या करा, जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड वेसल को दे दी, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली में आई, एल्वियोली से वापस कहां जाती है, ब्रोंचियोल्स में, ब्रोंचियोल से ब्रोंचोई में, ब्रोंचोई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद लैरिंक्स और फेरिंक्स नाम का स्टेशन पड़ता है, फिर हमारे नेसल पैसेज में, और नेसल पैसेज से बाहर आ जाती है। अब भैया जो ऑक्सीजन गई है उसका क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती, कहां तक पहुंचती है, सेल तक पहुंचती, हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करती है, जो पायरुवेट रहता है, क्या रहता है, पायरुवेट रहता है, उसको ब्रेक करके क्या बना देती है, एटीपी बना देती। एटीपी बनने के साथ साथ CO2 और H2 आता है, ब्लड वेसल से वापस आ जाता है, और उसको हम बाहर निकाल चुके। तो कैसे याद रखे, सबसे पहले नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि जो गैसेस है उसे हम क्या कर सके, फिल्टर आउट कर सके। फिर अगर हम बात करें, वो जो गैस रहती है, सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती, कहां जाती है, माउथ के अंदर से लैरिंक्स और फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया में चली जाती है, जहां रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहती, जो कभी भी एयर पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती। फिर अगर हम बात करें, दोनों लंग में ब्रोंची बन जाती है, ब्रोंचोई से ब्रोंचियल, ब्रोंचियल से एल्वियोली, एल्वियोली से सेल तक ऑक्सीजन जाती है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है, और रिटर्न क्या करती है, अपनी जर्नी हमारे माउथ के बाहर तक ले आती है। इसी के साथ हमारा ये रेस्पिरेशन वाला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे लाइक बटन दबाकर जाएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपका फ्रेंड बिल्कुल बैठा हुआ है कि उसने पढ़ा नहीं है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, उसके भी रेस्पिरेशन के डाउट्स को क्लियर कर दो। और अगर आपको डाउट रह गए हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जाओ, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में समझेंगे जो हमारा खाना है, जो हमारी ऑक्सीजन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रही है और वहां से वापस कैसे आ रही, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हम कल पढ़ेंगे।